उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षक समायोजन को लेकर के आखिरकार बहुप्रतीक्षित हाई कोर्ट का आदेश जारी हो चुका है और विस्तृत निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं। निवेदन करेंगे इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। ये विशेष जानकारी जो आपके लिए विशेष वीडियो के माध्यम से साझा की जा रही है सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को सभी साथियों तक साझा करें जिससे जो जानकारी आपके लिए साझा की जा रही है वो अन्य सभी साथियों तक पहुंच सके। जैसा कि स्पेशल अपील 398/2026 के साथ कनेक्टेड जो याचिकाएं उन पर जो महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, आखिरकार हाई कोर्ट डबल बेंच का आदेश जारी हो चुका है। पहला पॉइंट है केस सामने आने पर जो एडवोकेट के नाम है उनके बारे में बात की गई है और आप यहां पर अवलोकन करेंगे स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष इंगित कराया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि स्पष्ट किया गया है केस सामने आने पर चीफ स्टेडिंग काउंसिल जो है 7 ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट ने अपने पहले के ऑर्डर में जो काम करने की इजाज़त दी थी वह पूरा हो गया है। यूपी राज्य के सभी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में सरप्लस टीचरों की पहचान कर ली गई है ताकि हर स्कूल में कम से कम 2 टीचर दिए जा सकें जहां कोई स्टूडेंट एडमिशन ले चुका हो। अगला पॉइंट, ऊपर बताए गए मकसद के लिए यह बताया गया कि अभी कुल स्टूडेंट्स और टीचर की डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज और स्कूल वाइज लिस्ट तैयार की गई है। साथ ही उनकी ज्वाइनिंग की तारीख भी दी गई है जिससे उनकी इंटर सीनियरिटी पता चल सके, यानी हर इंस्टीट्यूट में। हालांकि यह डेटा रिकॉर्ड में नहीं है। अगला पॉइंट, फिर भी पहले जारी किए गए निर्देशों को लागू करने के लिए यह पता लगाना ज़रूरी है कि जिन टीचरों को फिर से नौकरी पर रखा जाना है क्या वह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत तय टीचर स्टूडेंट अनुपात के मुकाबले ज़्यादा है। पॉइंट नंबर 4, चूँकि डेटा बहुत ज़्यादा है और अभी हम सबसे पहले सरप्लस टीचरों को फिर से तैनात करने के मुद्दे पर ध्यान देते हुए ताकि हर इंस्टीट्यूशन में कम से कम 2 टीचर तैनात हो, हम राज्य को डेटा के हिस्सों को बांटने की इजाज़त देते हैं उन स्कूलों और टीचरों के बारे में जहां राज्य अधिकारियों के अनुसार कोई सरप्लस नहीं है। पॉइंट नंबर 2, उन स्कूलों के बारे में जहां राज्य अधिकारियों के अनुसार सरप्लस टीचर हैं जिन्हें फिर से तैनात करने की ज़रूरत है। और थर्ड पॉइंट, 16,986 स्कूलों का डेटा जहां टीचरों की कमी है और जहां सरप्लस टीचरों को फिर से तैनात करने की ज़रूरत है, उस डेटा या लिस्ट को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक हर इंस्टीट्यूशन में कम से कम 2 टीचर देने के लिए और दूसरा दूसरी कमी को पूरा करने के लिए जो हो सकती है। अगला पॉइंट, हमारे दिए गए 1 लाख से ज़्यादा स्कूलों के बहुत ज़्यादा डेटा को देखते हुए राज्य अधिकारियों द्वारा इकट्ठा किया गया पूरा डेटा वेबसाइट पर पब्लिश किया जा सकता है। साथ ही इसे नीचे दिए गए कॉलम में बाएं से दाएं दिखाया जा सकता है। पॉइंट है जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, विद्यालय का नाम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार शिक्षकों की स्वीकृत संख्या, ऐसे संस्थान में वर्तमान में कार्य शिक्षकों के नाम। अगला पॉइंट, ऐसे शिक्षकों की ऐसे संस्थानों में ज्वाइनिंग की अलग अलग तारीखें, साथ ही विषय का ब्यौरा अगर कोई हो। 30 अप्रैल 2026 तक छात्रों की वास्तविक संख्या, शिक्षा के अधिकार कानून के तहत टीचर स्टूडेंट रेशियो के हिसाब से जरूरी टीचरों की संख्या और पहचाने गए अधिशेष शिक्षक का नाम और विशेष श्रेणी यदि कोई हो। अगला पॉइंट, इसके अलावा लिस्ट 2 में को उन्हीं जो है पैरामीटर पर पब्लिश किया जा सकता है जिसमें उन जगहों की जानकारी दी जाए जहां कोई सरप्लस टीचर पोस्टेड या काम करते हुए नहीं पाए गए हैं। साथ ही अपर प्राइमरी स्कूलों के डेटा के संबंध में टीचरों के नाम के आगे स्पेसिफिकेशंस भी ज़रूरी तौर पर बताए जा सकते हैं। जैसा कि 7वां पॉइंट इंगित कराया गया है, रीडिप्लॉयमेंट के लिए पहचाने गए सरप्लस टीचरों की लिस्ट के बारे में, वह लिस्ट भी ऊपर बताए गए पैरामीटर पर तैयार की जा सकती है और लिस्ट 3rd के तौर पर पब्लिश की जा सकती है। यह भी 2 हिस्सों में हो सकती है। पहला, हर स्कूल में कम से कम 2 टीचर देने के लिए और दूसरा हिस्सा अगर कोई और कमी है तो उसे पूरा करने के लिए। उस लिस्ट 3rd को बेसिक एजुकेशन बोर्ड प्रयागराज के सेक्रेटरी के एफिडेविट के जरिए रिकॉर्ड पर लाया जा सकता है जिसे 13/7/2026 तक फाइल किया जाना चाहिए, जैसा कि चीफ स्टैंडिंग काउंसिल ने सुझाव दिया है। अगला पॉइंट, खास आपत्तियों वाले जवाब पहले सरप्लस टीचरों की घोषणा पर और उनके बाद लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से जुड़े किसी भी दूसरे मुद्दे पर 17/7/2026 तक
फाइल किए जा सकते हैं। 20/7/2026 को कहीं ना कहीं सुनवाई को लेकर के निष्कर्ष इंगित कराया गया है। पहले दिया गया अंतरिम आदेश लिस्टिंग की अगली तारीख तक बढ़ा दिया गया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे एक अहम आदेश जो है जारी हो चुका है। तो जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, आप सुनवाई को लेकर के 20 जुलाई की डेट यहाँ पर निर्धारित कर दी गई है और शेष आपने यहाँ पर विस्तृत रूप से जाना है कि क्या कुछ महत्वपूर्ण सुनवाई का निष्कर्ष है जो विविध पॉइंट के आधार पर स्पष्ट किया गया है, आप अवलोकन करेंगे। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा आदेश जो है कोर्ट ने जारी किया है समायोजन प्रक्रिया को लेकर के। हालांकि इसके पहले भी हमने जानकारी जो है संक्षिप्त रूप में आप सभी लोगों के लिए साझा की थी, जो खबर के माध्यम से आई थी कि सुनवाई के बाद क्या कुछ निष्कर्ष है। आखिरकार वही निष्कर्ष आपको यहाँ पर जानने को मिल रहा है। साधारण तौर पर अगर जो बात कर ली जाए, इस खबर का निष्कर्ष हमने पहले भी आपके लिए साझा किया था। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे वो निष्कर्ष आपको जानने को मिल रहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि ये जो सुनवाई हुई है उस सुनवाई में आप देखेंगे ब्लॉकवार सटीक आंकड़ों के आधार पर नई सूची तैयार करने के निर्देश देते हुए विभाग को 13 जुलाई तक इसे पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। इसके बाद 13 से 17 जुलाई तक शिक्षक और अभ्यर्थी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। तो आखिरकार निष्कर्ष आप यहाँ पर जान रहे हैं। तो समायोजन प्रक्रिया को लेकर के आखिरकार जिस आदेश का आप बहुत ही कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे थे वो आदेश आ गया है और जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए स्पष्ट तौर पर साझा की है। शेष साथियों, आने वाली सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण होगी अगर समायोजन प्रक्रिया के दृष्टिकोण से देखें तो फिलहाल आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को साझा जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली विशेष जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।